कि इस दुनिया में अगर आप क्वांटम फिजिक्स लेवल पर भी आप देखेंगे तो हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज सिर्फ एक एनर्जी से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर है, आज मेरे सामने जो सिचुएशन है, जो पर्सन है, जो हर्ट है, कोई भी चीज जो मुझे तकलीफ देती है, उसका सीड कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। जब आप ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं, क्योंकि ये 4 फ्रेजेस तो दुनिया बोल रही है, बहुत सारे रील्स में, शॉर्ट वीडियो में है। जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, व्हेन यू से दिस, इसका हमारे सबकॉन्शियस पर क्या इंपैक्ट होता है? 3 ब्रेन के बारे में आज बात करेंगे। ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली हमारे 3 माइंड होते हैं। होपोनोपोनो और मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने पास्ट वुंड्स पे काम नहीं करोगे, अपनी सिचुएशंस पे, पैटर्न पे काम नहीं करोगे, तब तक आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि मनी मैनिफेस्ट करना है उसको, पैसे, गरीब घर से, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसे मैनिफेस्टेशन के जीवन में थोड़ा अच्छा वेल ऑफ करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? खुद को इमेजिन कीजिए कि ये सारा इमोशनल जो इम्बैलेंस है पैसों के साथ, वो धीरे 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 डिसॉल्व हो रहा है। वापस से एक डीप ब्रीथ लीजिए, एक्सेल ऑल द प्रॉब्लम्स। वापस से डीप ब्रीथ लीजिए, एक्सेल ऑल द प्रॉब्लम्स। कोई भी इमोशन आपके अंदर आ रहा है, उसे आने दीजिए एंड नाउ ओपन योर आईज। बहुत सारे लोग ना एक जगह एनर्जी बहुत यूज करते हैं, वो है स्टक मनी। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, स्टक मनी पर ज्यादा एनर्जी मत लगाओ, लेकिन कई बार ये अमाउंट इतना ज्यादा होता है, उनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर स्टक मनी वाला केस है, तो होपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल? अब आपको सबसे पहले ये विजुलाइज करना है कि मेरा जो लोन का अमाउंट है वो कितना है, मैंने कहाँ से लोन लिया है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो वो बैंक विजुलाइज कीजिए। अगर किसी इंसान से लोन लिया है, किसी कंपनी से लोन लिया है, तो आप उसे विजुलाइज कीजिए। और अब आप वो सारा टोटल लोन का अमाउंट विजुलाइज कीजिए। उस लोन के अमाउंट को देखिए, चाहे वो एक पेपर पे लिखा हुआ है, चाहे वो एक चेकबुक के चेक में लिखा हुआ है, वो पूरा अमाउंट जितना आपके ऊपर लोन है। ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है, वो होपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल कर सकती है? तो कहते हैं ना कि जो हमारा वॉर्म होता है, ये पहली क्लास होती है हमारे बेबी के लिए। तो हमें यहीं से अगर चीजें हील होकर बाहर आएंगी, तो आप सोचिए ना कि आप जिस नन्ही सी जान को इस दुनिया में ला रहे हैं, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो कितनी प्योर और हील्ड एनर्जी को आप जन्म देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन फीमेल केम टू मी एंड शी सेड, मैं 4 साल से ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा। आई सेड, कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करो। बट क्या चलता है दिमाग में? शी सेड वेरी सिंपल थिंग कि अगर मेरा बेबी हो गया ना, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। इट वाज लाइक ओ माय गॉड। और आप ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा? आपका एक थॉट आपके सपने से आपको कितना दूर रखे हुए, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से पैटर्न्स हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा पार्टनर अब्यूजिव है, तो क्या हर पार्टनर अब्यूजिव है? अगर हर पार्टनर अब्यूजिव है, तो मेरी बाउंड्री लाइन कहाँ है? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी सभी को बहुत ज़रूरत होती है। लाइफ में हम डिफरेंट सिचुएशन को गो थ्रू करते हैं। लाइफ में बहुत सारे अप्स देखते हैं, बहुत सारे डाउन्स भी देखते हैं। लाइफ में हमें बहुत सारे ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे सेटबैक्स या ट्रॉमास हमारे माइंड में रह जाते हैं, जिनसे निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब तक हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलते, एक सिंपल लाइफ, खुशियों वाली लाइफ, पीसफुल लाइफ नहीं जी पाते। स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के जो प्राइम एरियाज हैं, चाहे वो पैसे के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, इन सब में हम स्ट्रगल महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक होती हैं, अट्रैक्शन ब्लॉक होती रहती हैं। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि इस टेक्निक पर, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, होपोनोपोनो टेक्निक, इसके एक्सपर्ट है। ये एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं और कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों को ये मदद कर चुके हैं। और आई एम वेरी लकी, आज ये हमारे पॉडकास्ट पर मौजूद है और ये सारी अपनी लर्निंग, अपने लेसन इस पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचाने वाली हैं। आद्या जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। थैंक यू। होपोनोपोनो एक ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कुछ ऐसा हम एक पॉडकास्ट ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर लोगों को थोड़ा सा और बेसिक से ऊपर उठकर लोगों को समझ में आए, एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकली लोगों को पता चले कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि हर किसी को पता है कि होपोनोपोनो क्या है, कैसे है, क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन लोगों को इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है उसको। तो मैं चाहूँगा कि आज वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी आप डालें और एक्सपीरियंस शेयर करें अपने,
कि कैसे लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को होपोनोपोनो के बारे में नहीं पता, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। पहला मैं जानना चाहूंगा कि होपोनोपोनो होता क्या है, दूसरा इसकी कहानी क्या है, ये कहाँ से आया है। ओके सो जैसा कि आपने कहा कि होपोनोपोनो जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है आज की तारीख में और बहुत लोग समझ रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी ये है कि एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिनका नाम जो विटाले है। उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं और मैनिफेस्टेशन की बुक्स लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं। ही इज़ अ वेरी बिग स्पीकर ऑल्सो। बट उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं या लोगों से पूछ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में कोई तो एक कड़ी है जो मिसिंग है। जब वो उस मिसिंग कड़ी को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें पता चला एक थेरेपिस्ट के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर ह्यूलेन। तो उन्हें ये पता चला कि एक डॉक्टर ह्यूलेन नाम के एक थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने हवाइन लोगों के साथ एक थेरेपी इजाद की है, बेसिकली उस पर काम किया है। बट द वंडर इज़ कि उन्होंने उससे मेंटल पेशेंट्स को ठीक किया। तो एक वार्ड था जहाँ पे मेंटल पेशेंट्स थे, जहाँ पे अलग अलग तरह की प्रवृत्ति के लोग, मतलब खूंखार भी आप कह सकते हो, जिन्होंने मर्डर किए हैं, जिन्होंने बहुत लोगों को हर्ट किया है। तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, अलग अलग इंटेंशन के लोग वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहे थे। अब मज़ेदार बात ये थी कि डॉक्टर ह्यूलेन ने उन सब पेशेंट्स को ठीक किया। इससे भी मज़ेदार बात ये थी कि डॉक्टर ह्यूलेन किसी भी पेशेंट से पर्सनली नहीं मिले। उन्हें ये सुनने को मिला कि इससे पहले उस वार्ड में, हवाइन जो जगह है, वहाँ पर बहुत सारे थेरेपिस्ट आए और चले गए। वहाँ पे सिर्फ एक थेरेपिस्ट टिका जिनका नाम था डॉक्टर ह्यूलेन। अब डॉक्टर ह्यूलेन ने ऐसा क्या किया कि बिना किसी पेशेंट से मिले उन सब पेशेंट्स को ठीक किया। क्योंकि एक्चुअली इट हैपेंड कि कुछ टाइम बाद जो पेशेंट्स बहुत हानिकारक थे वो धीरे धीरे ठीक हुए, जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वायलेंट थे वो धीरे धीरे काम होने लगे, और जो पेशेंट्स को चेन से बांधा जाता था उन्हें धीरे धीरे रिलीज़ किया जाने लगा। और एक टाइम ऐसा आया जब वो सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। अब सवाल ये था कि बिना उनसे मिले, बिना उनसे 1-to-1 किए, बिना उनकी प्रॉब्लम समझे, जाने, डिस्कशन किए, वो पेशेंट्स कैसे ठीक हो गए। तो जो विटाले जो हैं, उन्हें ये पता चला कि डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या किया। डॉक्टर ह्यूलेन ने बिना उनसे मिले सिर्फ एक थेरेपी करी जिसको उन्होंने होपोनोपोनो का नाम दिया, जिसमें उन्होंने 4 फ्रेजेस बोले, विच वॉज आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसके बाद उन्होंने ठीक किया। कहीं ना कहीं जो मिस्टर जो विटाले हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई, जिन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है ज़ीरो लिमिट। एक्चुअली मुझे जहाँ से इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने मिलने का प्लान किया एंड ही वेंट टू मीट डॉक्टर ह्यूलेन। जब वो मिले और उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तब डॉक्टर ह्यूलेन ने समझाया कि होपोनोपोनो का मतलब है चीज़ों को सही करना। और इसका सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो होता है फॉरगिवनेस का, कि माफ़ करके लोगों को ठीक किया जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अंदर है। तो एक्चुअली मैंने लोगों को ठीक नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को हील किया है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने लोगों की जाके थेरेपी करी है, मैंने कोई किसी की थेरेपी नहीं करी। बेसिकली मैंने खुद को हील किया ताकि वो हील हो सके। इसका कारण ये है कि इस दुनिया में अगर आप क्वांटम फिजिक्स लेवल पर भी आप देखेंगे तो हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ सिर्फ एक एनर्जी से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर है, आज मेरे सामने जो सिचुएशन है, जो पर्सन है, जो हर्ट है, कोई भी चीज़ जो मुझे तकलीफ देती है, उसका सीड कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। मेरा भी ये मानना है कि हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में जितने भी कलेश हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, कहीं ना कहीं उनका जो सीड है वो हमारे अंदर ही है। तो सबसे पहला जो हमें चीज़ें ठीक करनी है वो खुद को हील करना है। अगर हमने इंटरनल लेवल पे ठीक कर लिया तो आउटर लेवल पे वर्ल्ड अपने आप ठीक हो जाएगा। तब जाके थोड़ी सी बात डॉक्टर जो विटाले को समझ में आई, और तब उन्होंने वो बुक लिखी विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो लिमिट्स। और उन्हें ये बात समझ में आई कि ज़ीरो लिमिट्स का मतलब, उन्होंने जो समझाया कि अगर हम अपनी मेमोरीज़ को हील कर लेते हैं, जो कि हमारे अंदर है, हमारे पास ट्रॉमाज हैं, मेमोरीज़ हैं, अगर मेमोरी नहीं होगी, सो नो मेमोरी मीन्स नो बैगेज मीन्स नो लिमिटेशन। जब आपकी कोई खराब मेमोरी ही नहीं होगी तो आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं होगा, और जब आपके शरीर पे कोई बैगेज नहीं होगा, आपके माइंड में कोई बैगेज नहीं होगा, तो आपकी लाइफ में कोई लिमिटेशन ही नहीं होगी। और जब आपकी लाइफ में कोई लिमिटेशन नहीं होगी तब आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी और फास्ट तरीके से होंगी।
तब जो विटाले जी को अपनी जो मैनिफेस्टेशन की कड़ी थी वो वहां से मिली। ओके, तो एक्चुअली होपोनोपोनो की ये कहानी है। सुपर, आई थिंक ब्रिलियंटली। मैंने इतना डिटेल में पहली बार समझा है इसको। मुझे ये जानना है कि जब आप ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं, क्योंकि ये 4 फ्रेजेस तो दुनिया बोल रही है, बहुत सारे रील्स में, शॉर्ट वीडियो में है। yes. जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, व्हेन यू से दिस, इसका हमारे सबकॉन्शियस पर क्या इम्पैक्ट होता है? इसका हमारे सबकॉन्शियस पे बहुत इफेक्ट होता है। हमें क्या समझने की जरूरत है, हम पहले तीनों माइंड्स की बात करते हैं, 3 ब्रेन के बारे में आज बात करेंगे। ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली हमारे 3 माइंड होते हैं। Okay. पहला माइंड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। अच्छी बात क्या है या बुरी बात क्या है ये पता नहीं, बट कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 5% की पावर होती है। कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमें सुन रहा है, जो हमें समझने की कोशिश कर रहा है, और जो शायद हमारी बातें सुन के इस वक्त कोई डिसीजन ले रहा है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। बट इसकी पावर सिर्फ 5% है। अब आता है सबकॉन्शियस माइंड, मास्टर ब्रेन। सबकॉन्शियस की जो पावर है वो 95% है। सबकॉन्शियस माइंड में होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में होती है मेमोरीज, हर्ट, आपके जो ट्रॉमाज हैं, जो आपके अनहील्ड वुंड्स हैं, वो सब कुछ आते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। या जो भी पैटर्न रहे, या आप कह सकते हो लाइफ की कंडीशनिंग आपकी जो भी हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आता है। इसके बाद आता है तीसरा धुरंधर, जिसे बोलते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड में आती है गाइडेंस, उसमें आती है डिवाइन पावर। एक्चुअली सुपर कॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिवर्स से, वो इस तरीके से काम करता है। तो जब भी आपको लगता है लाइफ में कि आपको इंस्पिरेशन चाहिए, मिल गई, आपको गाइडिंग लाइट चाहिए, मिल गई, आप यूनिवर्स से जो मांग रहे हो मिल गया, तो समझ जाइए कि आपका सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से काम करता है। आप समझते हैं कॉन्शियस माइंड कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कमा के दिखा, तेरे तो खानदान में किसी ने कमाया नहीं, तू कैसे कमा सकता है, तेरी इतनी वर्थ नहीं है, तेरी इतनी हैसियत नहीं है ना, तेरे पास इतनी बड़ी जॉब नहीं है जो तू पैसे कमा ले। तो कहने का मतलब ये है, अगर कॉन्शियस माइंड कुछ कह रहा है, वो तभी पॉसिबल है लाइफ में जब सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करता है, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे हम जीत हासिल कर देते हैं, तब हम सुपर कॉन्शियस माइंड तक जा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पे जीत हासिल अगर की जा सकती है, तो वो होपोनोपोनो से की जा सकती है। रीजन कि इस वापस से इस दुनिया में जो कुछ भी बाहर है वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर उसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। वो ठीक कैसे होगा? जब उसकी हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्शियस माइंड आपका ड्राइवर है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी कार का इंजन है, राइट? और आपका जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो आपका जीपीएस है। अब आपका ड्राइवर चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कार के इंजन में कचरा है तो आपकी गाड़ी कहीं तक नहीं पहुंचेगी। बहुत सिंपल चीज से एक और चीज से समझते हैं कि आज आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं, राइट? आप बैठे हैं, आपके सामने स्क्रीन है, लेकिन आपके ठीक पीछे प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में जो रील होगी वही दिखाई देगी। अगर प्रोजेक्टर में रील धुरंधर की है तो आपको फिर धुरंधर ही दिखाई देगी। तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? तो जो कुछ भी हमारे अंदर सीड है, हमें सामने वाले में वही दिखता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें ट्रिगर करता है, लेकिन वो ट्रिगर जो होती है वो प्रेजेंट सिचुएशन का नहीं होता, वो हमारी पास्ट मेमोरीज का होता है। तो जो विटाले जी ने एक बहुत अच्छी बात अपनी बुक में लिखी कि आप एक चीज समझो, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपको कोई फाइल अच्छी नहीं लगती या करप्ट हो जाती है तो आप उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीटेड फाइल का होता क्या है? आपको लगता है डिलीटेड फाइल रिसाइकलिंग बिन में चली जाती है, ट्रैश में चली जाती है, बट समझने की बात यह है कि वो रहती तो लैपटॉप में ही है, वो रहती तो कंप्यूटर में ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं जो शायद हमने भुला दिए, शायद हमने उन पे काम नहीं किया, या शायद हमने उन्हें इग्नोर कर दिया, बट वो रहते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब झगड़ा होता है तो वो झगड़ा पहले भी हुआ है, लेकिन उस टाइम आपके पार्टनर ने शायद इतना रिएक्ट नहीं करा और वो उसको इग्नोर कर दिया, भूल गई, काम में लग गई। लेकिन सेम टॉपिक जब दोबारा से उठता है या तीसरी बार उठता है तो किसी ना किसी बात पे उसको ट्रिगर होता है। ये वही कारण है अगेन कि प्रेजेंट मेमोरी का कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ पास्ट मेमोरी का है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपोनोपोनो का काम क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को
क्लीन करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करना, ताकि कॉन्शियस माइंड जो भी डिसीजन ले रहा है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जब हील होगा तभी उसमें स्पेस बनेगा, तभी वो सारे जो आपके डिज़ायर्स हैं उसको करने के लिए अलाउ करेगा। एंड दैट इज़ द टाइम जब आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्योंकि कॉन्शियस तो कह रहा है मुझे करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, सबकॉन्शियस कह रहा है तेरे बस की बात नहीं है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ रिजल्ट नहीं आते। इसलिए क्या होपोनोपोनो और मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है? आप कह सकते हो 100% यस। Okay. क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने पास्ट वूंड्स पे काम नहीं करोगे, अपनी सिचुएशंस पे, पैटर्न पे काम नहीं करोगे, तब तक आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? आपकी मैनिफेस्ट कर लोगे, बट अगर उसकी 10x पावर बढ़ानी है मैनिफेस्टेशन की, तो आपकी इंटरनल हीलिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कि मैं मैनिफेस्टेशन, तो अगेन जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस में बहुत अच्छा करना है, अब मुझे पता है ये 4 फ्रेजेस बोलने होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ 4 फ्रेजेस बोलने से हो जाएगा? क्योंकि आप चैंटिंग तो कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा है कि मेरा पैसा स्टक है, मेरा पैसा कोई खा गया, किसी ने मेरा पैसा नहीं लौटाया, घर वालों ने बोला है जो अमीर लोग होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, जो पैसे वाले हैं उनसे दोस्ती कम करनी चाहिए। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे वही चल रहा है। या मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मेरे माइंड में स्टक है मैं वर्दी नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। तो एक तरफ आपके माइंड में ये चल रहा है, दूसरी तरफ आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो दैट आई वॉन्ट अ फाइनेंशियल फ्रीडम, आई वॉन्ट अबंडेंस इन माई लाइफ। कैसे पॉसिबल है? तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैनिफेस्टेशन को, मैं वापस से बोल रही हूं, 10x स्पीड पे फास्ट करना है और अपने डिजायर्स को अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आपको इंटरनल लेवल पे हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात समझाइए आप, हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है कि मेरे जो भी जख्म है, अगर आज मुझे चोट लगी है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं उस पर दवाई लगाऊं, उसको ठीक होने का वक्त दूं, जो भी मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इस पे 2 टाइम मेडिसिन लगेगी, एक आपको खानी पड़ेगी, एक लगानी पड़ेगी, आपको रोज बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से करती हूँ, तब वो हील होगा। लेकिन अगर मैं उस जख्म को जो कि वहां रह गया है, अगर मैं उसे रोज थोड़ा थोड़ा कुरे दूं, रोज थोड़ा थोड़ा कुरे दूं, तो वो जख्म कभी ठीक नहीं होगा। जब हमारे शरीर में कुछ पास्ट ट्रॉमाज होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बार बार हमारी लाइफ में आके हमें तकलीफ देते हैं, तो उसके लिए हीलिंग की बहुत जरूरत है। आज अगर आपको तबीयत खराब हो जाए या बुखार हो जाए, तो क्या आप मेडिसिन लेंगे? आंसर इज यस। क्या आप रेस्ट करेंगे? आंसर इज यस। क्या आप अच्छी डाइट लेंगे? आंसर इज यस। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं करा और आप ये सोच के आगे लाइफ में बढ़े जा रहे हो कि कोई बात नहीं, अभी हुआ है ना, मुझे दोबारा बुखार नहीं होगा, मुझे दोबारा बुखार नहीं होगा, मुझे दोबारा बुखार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंटरनल कहीं ना कहीं वो सेल्स को, ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं आपके गट हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपके जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है उस पर वो हिट करेगा। हो सकता है आज ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर करेगा। हीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में बात नहीं हुई, जिसके बारे में सोल्यूशन नहीं मिले, तो कल जब सेम पैटर्न लाइफ में आएगा, चाहे पार्टनर के थ्रू, बिजनेसमैन के थ्रू, आपके बच्चों के रूप में या किसी भी रूप में आएगा, तो वो आपको ट्रिगर करेगा। एंड देन यू विल हैव हार्मोनल इम्बैलेंस, देन यू विल हैव चिड़चिड़ापन, एंशियसनेस होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको तकलीफ होगी। और जब जब इंटरनल तकलीफ होती है, तब तब इंटरनल डिजीज बढ़ते हैं हमारे अंदर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मुझे ये जानना है कि ट्रॉमा, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जगह पर हो सकता है। ट्रॉमा हमारे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, मनी को लेकर भी कुछ पुराने पास बिलीफ हो सकते हैं, हेल्थ में भी, यानी कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में, तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में हो सकते हैं। मैं जब एक एक करके तीनों सेगमेंट के बारे में बात करें, ताकि आप लोगों को ये समझा पाएं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन आपको बताता हूँ, आप बताइएगा उसमें लोगों को हील कैसे करना है, रादर देन, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत बार लोग सिर्फ ये फ्रेजेस बोल रहे हैं, करेक्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। अब इसके साथ इमोशन भी अटैच नहीं कर रहे हैं। क्या सिर्फ इमोशन अटैच करना है? क्या सिर्फ स्टेटमेंट्स को बोलना है? या कुछ और भी है जो एडवांस लेवल पर किया जा सकता है? तो उसके लिए गाइडेंस आपकी चाहिए।
जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, चलो सबसे पहले सबसे क्रिटिकल एरिया जो लोगों का होता है वो होता है, चलो पैसे के बारे में बात करते हैं। ओके ठीक है, अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि मनी मैनिफेस्ट करना है उसको, पैसे, ओके गरीब घर से, ओके लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसे मैनिफेस्टेशन के जीवन में थोड़ा अच्छा वेल ऑफ करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? होपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल करें? ओके तो अगर उसे पैसा मैनिफेस्ट करना है तो बेसिकली वो इस प्रेयर को पूरे इमोशंस के साथ पूरा समझ के वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लेट्स से करते हैं, Done, ओके done, done, यस। तो एक हम प्रॉपर तरीके से ट्राई करते हैं, फिर बाकी हम उसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। Done, done. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आंखें बंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। लेट्स क्लोज आवर आईज। हाँ। आंखें बंद करके सबसे पहले बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी, फेस मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए। एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, स्लोली। अब अपना सारा ध्यान हार्ट सेंटर पे लेके आइए, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं। अब आप उस सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सिचुएशन हो सकती है, वो कोई फेस्टिवल हो सकता है, वो हमारी अपब्रिंगिंग हो सकती है। जब हमने ये फील किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, इट कैन बी एनी सिचुएशन, इट कैन बी एनी पर्सन। अब इनमें से कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपके दिल पे सबसे ज्यादा घाव दिया है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ, आज जो मेरी इंसल्ट हुई, वो मैंने दिल पे ले लिया, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे इमेजिन कीजिए, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसे इमेजिन कीजिए। अब उसको सामने रखिए, आप उसे देख पा रहे हैं, उस पूरे इंसिडेंट को आप देख पा रहे हैं। अब आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, मैं खूब सारा पैसा कमाने के लिए रेडी हूं। मैं आज अपनी सारी अर्निंग एनर्जी को हील करने के लिए रेडी हूं। मैं सारी अर्निंग एनर्जी को हील करने के लिए रेडी हूँ। मैं खूब सारा पैसा कमाने के लिए रेडी हूं। मैं खूब सारा पैसा कमाने के लिए रेडी हूँ। यस। अब आपको जो ब्लॉकेजेस हैं, अब आपने उसको विजुलाइज कर लिया, आप क्या करना चाहते हो वो आपने कर लिया। अब आप आगे बोलेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आज जो भी मेरी कंडीशन है पैसों की वजह से, वो क्या- मेरे कारण है। कि आज जो भी मेरी कंडीशन है पैसों की वजह से वो मेरे कारण है। आई एम सॉरी आई एम सॉरी कि मैंने पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत नहीं करी। कि मैंने पैसा कमाने के लिए बहुत खूब मेहनत नहीं की। आई एम सॉरी आई एम सॉरी कि मैंने पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं रखा। आई एम सॉरी कि मैंने अपना पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं रखा। प्लीज फॉरगिव मी प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने पैसों को अपनी लाइफ में इतनी कम इंपॉर्टेंस दी। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने पैसों को अपनी लाइफ में इतनी कम इंपॉर्टेंस दी। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने पैसों के साथ कनेक्शन और बॉन्ड नहीं बनाया। प्लीज फॉरगिव मी मैंने पैसे के साथ कनेक्शन और वो बॉन्ड नहीं बनाया। प्लीज फॉरगिव मी कि जो स्किल और टैलेंट चाहिए था मैंने उस पर काम नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी जो स्किल और टैलेंट चाहिए था मैंने उस पर काम नहीं किया। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि पैसा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि पैसा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है।
थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मेरा इमोशनल कनेक्शन पैसे के साथ बढ़ रहा है। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मेरा पैसे के साथ इमोशनल कनेक्शन बढ़ रहा है। आई लव यू आई लव यू। मैं रेडी हूँ खूब सारा पैसा कमाने के लिए। मैं रेडी हूँ खूब सारा पैसा कमाने के लिए। मैं रेडी हूँ बहुत मेहनत करने के लिए। मैं रेडी हूँ बहुत मेहनत करने के लिए। मैं रेडी हूँ अबंडेंस में पैसा कमाने के लिए। मैं रेडी हूँ अबंडेंस में पैसा कमाने के लिए। आई लव यू। आई लव यू। अब जो सिचुएशन और पर्सन आप अपने सामने देख रहे हैं उसको देख के बोलिए आई लव यू। आई लव यू। अब धीरे धीरे 4 फ्रेजेस रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी, I'm प्लीज sorry. फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज sorry. फॉरगिव मी, थैंक यू, forgive me. आई लव यू। थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू आई लव यू। अब खुद को इमेजिन कीजिए कि ये सारा इमोशनल जो इम्बैलेंस है पैसों के साथ वो धीरे 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 डिसॉल्व हो रहा है। वापस एक डीप ब्रीथ लीजिए। एक्सेल ऑल द प्रॉब्लम्स। वापस से डीप ब्रीथ लीजिए। एक्सेल ऑल द प्रॉब्लम्स। कोई भी इमोशन आपके अंदर आ रहा है उसे आने दीजिए। एंड नाउ ओपन योर आईज। Wow, okay. Superb. I think this was fabulous. और आई कुड फील, मैं वो सिचुएशन भी देख पा रहा था और कहीं ना कहीं क्योंकि आई नो द पावर ऑफ होपोनोपोनो, ये 4 फेजेस का, तो आई कुड फील इट और बहुत हल्का भी लग रहा है इस सिचुएशन के हिसाब से। अमेजिंग। आई थिंक इट इज़, बहुत लोगों को शायद इसकी ज़रूरत है। लेकिन मनी को लेकर ना और भी ज़्यादा सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग ना एक जगह एनर्जी बहुत यूज़ करते हैं, वो है स्टक मनी। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि स्टक मनी पर ज़्यादा एनर्जी मत लगाओ, लेकिन कई बार ये अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, उनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर स्टक मनी वाला केस है तो होपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए भी आपको सबसे पहले आइज क्लोज करनी है। अपने हार्ट पे पूरा सेंटर अटेंशन लेके जाना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ अपना अपने हार्ट पे रखना है। डीप ब्रीथ लेना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि आपका मनी कहाँ स्टक है। आप वो सिचुएशन देखिए कि कहाँ स्टक है। किसी ने आपका पैसा नहीं लौटाया, किसी ने बिजनेस के लिए आपसे अमाउंट लिया, वापस नहीं किया, बहुत जगह से पेमेंट्स आनी थी, वो पेमेंट्स नहीं आई, किसी इंसान ने आपका पैसा वापस नहीं करा, किसी कंपनी में आपका पैसा अटका हुआ है। तो वो सारी सिचुएशंस आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए सबसे पहले। अब जब वो आपने विजुअलाइज कर ली, अब आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए। इंटेंशन क्या होगी कि मैं अपना पैसा वापस पाने के लिए रेडी हूँ, मैं लाइफ में और पैसा कमाने के लिए और अबंडेंस में पैसे के लिए रेडी हूँ। आज मैं खुद को हील कर रहा हूँ ताकि मेरा पैसा जहाँ भी अटका हुआ है वहाँ से आना शुरू हो चुका है, और आज मैं इन सब चीज़ों के लिए 100% एनर्जी के साथ रेडी हूँ। जब आपने ये इंटेंशन सेट कर ली, अब आप होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आज जहाँ भी पैसा स्टक है उसका कारण मैं हूँ। कि आज जहाँ भी पैसा स्टक है उसका कारण मैं हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। कि मैं पैसों की वैल्यू समझ नहीं पाया। कि मैं पैसों की वैल्यू समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। कि मैंने कुछ डिसीजंस गलत लिए जिसकी वजह से आज ये हुआ। कि मैंने कुछ डिसीजन गलत लिए जिसकी वजह से आज ये हुआ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मैंने पैसों को समझने में गलती करी। मैंने पैसों को समझने में गलती की। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। कि मैं अपने इमोशंस और मनी को हैंडल नहीं कर पाया। कि मैं अपने इमोशंस और मनी को हैंडल नहीं कर पाया। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। कि मैं पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाया। कि मैं अपने पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाया। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। कि मैं अपने डाउट, फियर, एंजाइटी पे काम नहीं कर पाया। कि मैं अपने डाउट, फियर और एंजाइटी पर काम नहीं कर पाया। थैंक यू। थैंक यू। मुझे ये अवेयरनेस दिलाने के लिए। मुझे ये अवेयरनेस दिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। मुझे ये अवेयर कराने के लिए कि मेरा स्टक मनी वापस आ सकता है। मुझे अवेयर कराने के लिए कि मेरा स्टक मनी वापस आ सकता है। थैंक यू।
थैंक यू। मुझे लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज देने के लिए जहां से मैं और पैसा कमा सकता हूँ। मुझे और अपॉर्चुनिटीज देने के लिए जहाँ से मैं और पैसा कमा सकता हूँ। आई लव यू। आई लव यू। मैं बहुत सारा पैसा रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत सारा पैसा रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। आई लव यू। आई लव यू। सब जगह से मेरा स्टक मनी वापस आ रहा है। सब जगह से मेरा स्टक मनी वापस आ रहा है। आई लव यू। आई लव यू। सब जगह से मेरी पेमेंट्स क्लियर हो रही हैं। सब जगह से मेरी पेमेंट्स क्लियर हो रही हैं। और इसके साथ आप 4 फ्रेजेस रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, I'm प्लीज sorry. फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। और डीप ब्रीथ लेने के बाद आप अपनी आईज ओपन करेंगे। नाइस, आई थिंक दिस वाज ब्यूटीफुल। एक और चीज सिचुएशन है लोगों के पास आज के वक्त में, बहुत सारे लोग जो लोन में स्टक हैं, डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स, लोन्स, ईएमआई जो चल रही हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए होपोनोपोनो का इस्तेमाल कैसे किया जाए? ओके, तो इसको मैं वापस से करके दिखाती हूँ। प्लीज। ओके, ठीक है, पहले सबसे पहले वही कि आपको आइज क्लोज करनी है, डीप ब्रीथ लेनी है, हार्ट सेंटर पे अपना जो पूरा अट्रैक्शन है वो लेकर आना, हार्ट सेंटर पे अपना फोकस लेकर आना है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ अपना आप हार्ट पे रख सकते हैं। एंड देन अपनी आइज ऑलरेडी आपकी क्लोज है। अब आप क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ये विजुलाइज करना है कि मेरा जो लोन का अमाउंट है वो कितना है, मैंने कहाँ कहाँ से लोन लिया है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो वो बैंक विजुलाइज कीजिए। अगर किसी इंसान से लोन लिया है, किसी कंपनी से लोन लिया है, तो आप उसे विजुलाइज कीजिए। और अब आप वो सारा टोटल लोन का अमाउंट विजुलाइज कीजिए। उस लोन के अमाउंट को देखिए, चाहे वो एक पेपर पे लिखा हुआ है, चाहे वो एक चेकबुक के चेक में लिखा हुआ है, वो पूरा अमाउंट जितना आपके ऊपर लोन है। जब आप ये देख लें, अब उस लोन के अमाउंट को देखते हुए, उस बैंक को देखते हुए या उस इंसान को देखते हुए जिससे आपने मोटा लोन लिया हुआ है, अब आपको होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप इंटेंशन सेट करेंगे कि मैं लोन चुकाने के लिए रेडी हूँ, मैं और पैसा कमाने के लिए रेडी हूँ। लोन को लेके जो घबराहट, जो एंजाइटी, जो फियर, जो डाउट है, आज मैं वो सब कुछ रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आज जो लोन की वजह से मेरी हालत है, मेरे थॉट्स हैं, मेरी एंजाइटी है, उन सब का कारण मैं खुद हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने अपने आप को कुछ गलत डिसीजन की वजह से इस सिचुएशन में डाला। आई एम सॉरी कि मैंने लोन लेते वक्त इतना कैलकुलेशन नहीं करा और इतनी प्लानिंग नहीं करी जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन हुई। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने अपने अपने बॉडी माइंड को इतना ज़्यादा परेशान किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने मनी के साथ कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लिया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि पैसों को इमोशन से कैसे हटा के हैंडल करना है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने अपने इमोशंस और पैसों को साथ में जोड़ा और कुछ ख़राब डिसीजंस लिए। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि आज मैं अपनी एनर्जीज पे अगर काम करूं तो मैं अपने सारे डिसीजंस ठीक कर सकता हूं। थैंक यू अवेयर कराने के लिए कि आज मैं सही तरीके से प्लानिंग के साथ अगर एक्शन लूं तो मैं ये सारे लोन चुका सकता हूं। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि खुद की एनर्जी पे काम करके मैं अपनी एक्सटर्नल लाइफ को ठीक कर सकता हूं। आई लव यू, मैं रेडी हूं सारा लोन पे करने के लिए। आई लव यू, मैं रेडी हूं और अमाउंट रिसीव करने के लिए। आई लव यू, मैं रेडी हूं इतनी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए जिससे मेरा सारा लोन क्लियर हो गया। और अब धीरे से अपने सारे लोन का अमाउंट डिसॉल्व होते हुए देखिए एंड लास्ट में ये फ्रेजेस रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और खुद को एक हैप्पी पर्सन के रूप में, लोन फ्री इंसान के रूप में विजुलाइज कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बहुत सही, सुपर। लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो कवर हो गए, चाहे वो लोन के हों, चाहे स्टक मनी हो, चाहे मैनिफेस्ट और करना हो लोगों को पैसों के बारे में। तो उन हर सिचुएशन के लिए उनके पास आज एक प्रैक्टिस है।
एक जो दूसरी जो डिफिकल्ट सिचुएशन लोग जो महसूस करते हैं वो अराउंड हेल्थ है। हाँ। ठीक है, तो पहला मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि लोग हेल्थ इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? वाई पीपल आर स्ट्रगलिंग सो मच इन द सेंस, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पुरानी मेमोरीज हमारी हेल्थ पर इतना इम्पैक्ट कैसे डाल देती हैं? जैसा कि मैंने कहा कि स्टोर्ड मेमोरी होती है। अगर आपने जब मैंने ये बात कही थी कि जब आप लैपटॉप में अपना कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होने के बाद कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग बिन में ट्रैश में जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर वो ट्रैश से भी नहीं गया तो क्या आने वाले वक्त में आपके सिस्टम में इतना लोड आ जाएगा कि वो हैंग होगा, वो ठीक से काम करना बंद कर देगा, वो ठीक से चार्ज नहीं होगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा, जो उसकी फाइल है वो ओवरलोड हो जाएंगी, कहीं ना कहीं उसमें वायरस आएगा। यही होता है हमारे बॉडी के साथ। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो हम एक बिल्कुल सफ़ेद पेपर की तरह पैदा होते हैं, उस पर कोई दाग नहीं होता, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, कुछ नहीं होती। लेकिन थोड़े टाइम में हमें जो दिखते नहीं हैं वो कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स होते हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते। अब उसके दो कारण होते हैं। कारण नंबर 1, या तो वो इसी लाइफ्स के आपके आए हुए होते हैं या वो आपकी पास्ट लाइफ के होते हैं। तो कई बार आपको प्रॉब्लम पता होती है, तो आपको जब प्रॉब्लम पता है कि आपकी हेल्थ में ये चैलेंज है तो क्या आप उसको क्योर कर सकते हो? आंसर इज यस। बट मेनी टाइम्स यू डोंट नो इवन कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है। आप अच्छा डाइट ले रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छी स्लीप ले रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी हेल्थ में कुछ तो चैलेंज है जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में नजर आता है। सिमिलरली जब हम लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ तरीके से चल रहा है, हमें ये नहीं समझ में आता कि इतनी स्टोर्ड मेमोरी कौन सी है हमारे अंदर जो कभी ना कभी तो तकलीफ देती है। अब यहाँ सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन ये होती है कि हेल्थ या बॉडी आपको तब तक तकलीफ नहीं देती जब तक वो बिल्कुल टॉप लेवल पे ना पहुंच जाए। वो चिल्लाती नहीं है। हेल्थ का इशू क्या है ना, हेल्थ चिल्लाती नहीं है पहले लेवल पे। हेल्थ तब चिल्लाती है, बॉडी आपकी तब रिकवरी मांगती है जब वो बिल्कुल टॉप लेवल पे परेशान हो चुकी होती है। तो अगर हम इंटरनल लेवल पे, आज आप कोई भी बीमारी का इलाज करते हैं वो आप अपनी हेल्थ में इंटरनल लेवल पे जाके करते हैं। आप जब फीवर नापते हैं तो वो होता एक्सटर्नल है, वो आता थर्मामीटर में है एक्सटर्नल लेवल पे, लेकिन है इंटरनल लेवल पे। वो आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है या आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हमारी हेल्थ के अंदर जो इस तरह के टॉर्चर्स है, हर्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कितनी बार ये बात सुनी होगी और ये बात सच भी है कि फीमेल्स को सबसे ज़्यादा थायराइड प्रॉब्लम जो होती है फीमेल्स को वो सबसे ज़्यादा होती है। हाँ। क्यों? क्योंकि अंदर रखती हैं सब कुछ, बोलना नहीं आता, समय पे बोलती नहीं है, सब कुछ अंदर लेके अपने रखती है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो हेल्थ के लिए होपोनोपोनो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटरनल लेवल पे बॉडी ठीक नहीं होगी तो एक्सटर्नल लेवल पे हम हमेशा चिड़चिड़े, परेशान, एंटी, हर्ट रहेंगे। और इसकी वजह से हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो इसी ट्रॉमा को ट्रिगर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हेडेक होता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से हमारा हेडेक और बढ़ जाता है। राइट? हमारे अंदर कोई तकलीफ है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जो हमारी वो तकलीफ और बढ़ा देता है ना? तो इस तरीके के जो लेवल है ना वो हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें हेल्थ में इंटरनल चीज़ों को हील करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो आउटर लेवल पे दिखेंगी। आज हम बोलते हैं ना बॉडी पे दिखता है, फेस पे दिखता है, सब जगह दिखता है, वो दिखता आउटर लेवल पे है, लेकिन सब कुछ इंटरनल लेवल पे ही उसकी रिपेयरिंग होती है। इसीलिए हेल्थ के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ के लिए होपोनोपोनो का कैसे इस्तेमाल किया जाए? हेल्थ के लिए होपोनोपोनो का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप उसको क्योर कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो दबी हुई है, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं हो रही। और वो ठीक क्यों नहीं हो रही? शायद आप उसको इतना सीरियसली ले नहीं रहे, आप ये नहीं समझ रहे कि आपने अगर ठीक से उसको क्योर नहीं करा तो वो दोबारा वापस आएगा। तो उसको बिल्कुल कहते हैं ना, जड़ से ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और जड़ से कब ठीक होगा? जब आप ये जिम्मेदारी लोगे
कि इसे खराब करने में और किसी का नहीं, मेरा खुद का हाथ है ना। जब हम प्रॉपर अच्छा खासा हमारा वेट हो जाता है तब हमें ध्यान आता है कि ओ माय गॉड, एक्सरसाइज की ज़रूरत है, मुझे पतला होने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम खा रहे होते हैं, जंक खा रहे होते हैं, मीठा खा रहे होते हैं, तब हम ये कभी रियलाइज़ नहीं करते। तो हमें पता है कि इंटरनल लेवल पे चीज़ें ठीक होना ज़रूरी है, तो इस पे हम होपोनोपोनो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, आपको थायराइड है या आपको कोई ऐसी इलनेस है जो आप ठीक करना चाहते हो, या आपके शोल्डर में चोट लगी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो आप उसके लिए कर सकते हो। कैसे करना है? वापस से सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है? कि आपकी हेल्थ क्यों खराब हुई, आपको ये विजुअलाइज करना है। Okay. तो कोई भी ऐसी इलनेस है तो आपने सबसे पहले अपनी आईज क्लोज करी, आपने डीप ब्रीथ लिया, आपने अपने हार्ट पे फोकस किया, अपना हाथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो हार्ट पे रखा या उस जगह पे रखा जहां पे तकलीफ है ना। अगर आपके शोल्डर पे तकलीफ है तो आपने शोल्डर पे रखा, आपको गट में चैलेंज है तो आपने स्टमक पे हाथ रखा। आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आप इमेजिन कीजिए सबसे पहले कि एक्चुअली आपको तकलीफ क्या है। तो आपकी जो तकलीफ है वो कहाँ से आई, जो आपका हेल्थ इशू है वो कहाँ से आया है। अगर आपको थायराइड है तो वो कहाँ से आया है, वो क्यों आया है, आपको किस सिचुएशन पे लगा कि आपका ये इशू बढ़ गया है। आपको वो सब कुछ विजुअलाइज करना है। अब आपको इंटेंशन सेट करनी है। इंटेंशन क्या है? कि मैं रेडी हूं अपनी इस इलनेस को ठीक करने के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हूं फिट एंड फाइन होने के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हूं एक हेल्दी हार्ट, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी के साथ जीने के लिए। नाउ अब आप अपने फ्रेजेस शुरू करेंगे। आप शुरू करेंगे तो उसके साथ आप शुरू करेंगे आई एम सॉरी। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आज जो मेरी हेल्थ का सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। आई एम सॉरी कि मैंने अपनी हेल्थ को इतना नेग्लेक्ट किया। आई एम सॉरी टू माई बॉडी एंड सेल्स कि मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें जज किया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुमने सल्यूशन मांगा तो मैंने तुम्हें सुना नहीं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तो मैं अवेलेबल नहीं थी। प्लीज़ फॉरगिव मी कि जब सही वक्त था तुम्हें क्योर करने का, मेडिसिन देने का, तो मैंने वो नहीं करा। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हें इतना रेस्ट नहीं दिया जितना ज़रूरत थी, जितना देना चाहिए था। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि दिस इज़ द राइट टाइम मुझे अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रुकेगा। थैंक यू हमेशा मेरी हेल्थ मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरी बॉडी मेरे साथ रहने के लिए और सारे सेल्स एंड ऑर्गन सही से काम करने के लिए। आई लव यू क्योंकि आज भी तुम मेरे साथ खड़े हो। आई लव यू हर सिचुएशन में तुमने मेरा साथ दिया। आई लव यू मैं रेडी हूँ बिल्कुल हेल्दी होने के लिए। आई लव यू कि मेरी सारी इलनेस ख़त्म हो रही है, मेरे सारे चैलेंजेस दूर हो रहे हैं और मैं हेल्दी माइंड बॉडी कैरी कर रही हूँ। थैंक यू। और अब वो फ्रेजेस रिपीट कीजिए जो होपोनोपोनो के हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और एक वापस से डीप ब्रीथ लीजिए और खुद को एक हेल्दी इंसान के रूप में विजुअलाइज कीजिए। आपकी जो तकलीफ़ थी वो जा चुकी है, आप बिल्कुल ठीक हो और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। और उसके बाद अपनी आंखें खोलिए। सुपर, ब्रिलियंट, बहुत सही, वेरी गुड। अब 2 केसेस और हैं। जैसे हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बात करते हैं। हेल्थ के केस में 2 तरह की सजेशन और आती हैं। पहला, उन फीमेल्स को क्या करना चाहिए, होपोनोपोनो को अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करें जो कंसीव कर चुकी हैं, उनको क्या करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो होपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों के बारे में प्लीज़ बताइए। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है।
ये दोनों ही सिचुएशंस मेरे दिल के बहुत करीब हैं बिकॉज बहुत सारे लोग डीएम में पूछते हैं, 1-on-1 सेशंस में होते हैं, और अच्छी बात क्या है ना कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हाँ। तो क्योंकि हमें पता है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, स्पेशली उनके लिए जो कंसीव कर चुके हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, और उनके लिए भी जो कंसीव करना चाहते हैं। तो पहले हम करते हैं कि जो कंसीव कर चुके हैं, उनकी डिलीवरी होने वाली है, जिनका बेबी होने वाला है, मान लीजिए 2 मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं, 7 मंथ्स हुए हैं, तो हम उनके लिए करते हैं। वापस से अपनी आंखें बंद करनी है। अपनी आंखें बंद करने के बाद एक डीप ब्रीथ लेनी है। डीप ब्रीथ लेने के बाद अपना जो हार्ट है उस पर फोकस करना है, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ आप उस पर रख सकते हैं, और बेस्ट पार्ट, अगर हाथ आप अपने वूंड पे रख सकें, और भी बेस्ट पार्ट, अगर हाथ आप अपने वोम पे रख सके, अपने टमी पे रख सके, जहां आपका बेबी है, वहां रख के करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो जब आपने वो किया, अब आप इमेजिन कीजिए खुद को कि आप वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब घर के माहौल की वजह से आप थोड़े से परेशान हैं, जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहते कि बेबी पे असर हो, बट कहीं ना कहीं वो जा रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ घर के झगड़े कलेश या आपकी एंजाइटी की वजह से, आप उसको इमेजिन कीजिए। अब आपको इंटेंशन सेट करनी है कि मैं रेडी हूँ इस नन्ही सी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं रेडी हूँ इस एनर्जी को, इस लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं रेडी हूँ इसको धरती पे जन्म देने के लिए, और मैं बिल्कुल फिट हूँ इसे अपनी लाइफ में लाने के लिए। जब आपने इंटेंशन सेट कर ली, इसके बाद आप होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस करेंगे। आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरी एंजाइटी की वजह से, मेरे फियर की वजह से, मेरे डाउट की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। आई एम सॉरी कि मैं नहीं समझ पाई कि वॉट एवर आई एम थिंकिंग, वॉट एवर आई एम डूइंग, उसका डायरेक्ट कनेक्शन तुमसे है और हर चीज़ तुम तक पास हो रही है। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई अपने एंगर से, अपने फियर से। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई इस एनवायरनमेंट से। प्लीज़ फॉरगिव मी सारे नेगेटिव बिलीव्स के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी ये ना समझ पाने के लिए कि तुम्हारे लिए पॉजिटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि तुम नन्ही सी जान कितनी इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मुझे अपने थॉट्स का, अपनी एनर्जी का कितना ध्यान रखना है, क्योंकि हर चीज़ तुम तक जा रही है। आई लव यू, मैं रेडी हूँ तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए। आई लव यू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हें केयर, लव और सब कुछ देने के लिए। आई लव यू, मैं बहुत एनर्जी से, बहुत खुशी के साथ और पूरी ब्लेसिंग्स के साथ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके साथ आप 4 फ्रेजेस बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और एक स्माइल के साथ खुद को अपने हेल्दी बेबी के साथ इमेजिन करते हुए अपने हाथों में इमेजिन कीजिए और अपनी आईज ओपन कीजिए। ब्रिलियंट, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ये जो पार्ट है, आई थिंक ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास की एनर्जी को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और बहुत खुद इनसिक्योर होने लगते हैं। Yes. और मैंने देखा है कि आई थिंक बहुत सारे लोग वो प्री पार्टम, पोस्ट पार्टम ये वर्ड यूज़ करते हैं। Yes. जहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के बाद बहुत स्ट्रेस हो जाता है। Yes. डिप्रेशन में भी आ जाते हैं लोग। यस, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बिकॉज अगेन सब कुछ एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी से कनेक्टेड है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सिर्फ बेबी होने से पहले नहीं, बेबी होने के बाद भी कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, हमने बहुत जगह ये सारी चीज़ें नोटिस करी हैं कि जब बेबी होने वाला होता है तब हम उसको चैंटिंग सुनाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन जब बेबी हो जाता है तब वो सारे घर के कलेश देख रहा है, वो आपका चिल्लाना देख रहा है, वो आपका गुस्सा देख रहा है, वो आपका फियर देख रहा है, वो आपकी जजमेंट देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो तब भी उसके ऊपर उतना ही इम्पैक्ट आता है जितना अंदर आता है। तो कहते हैं ना कि जो हमारा वॉर्म होता है, ये पहली क्लास होती है हमारे बेबी के लिए। तो हमें यहीं से अगर चीज़ें हील होकर बाहर आएंगी, तो आप सोचिए ना कि आप जिस नन्ही सी जान को इस दुनिया में ला रहे हैं, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, वो कितनी प्योर और हील्ड एनर्जी को आप जन्म देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, इसलिए करना इंपॉर्टेंट है। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच।
अनदर पार्ट जो हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, थॉट्स लेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, आज के टाइम में लोग डिले करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो लेकिन आज इन बहुत सारे लोग लेकिन दे आर अवेयर कि यार दे नीड बेबी, बट वो हो नहीं पा रहा है। अब उन लोगों के लिए क्या इस टेक्निक का इस्तेमाल उन्हें पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेबी इंक्रीज करेगा, और वो कैसे कर सकते हैं इसको? बिल्कुल करेगा, बिकॉज बहुत केसेस में ये हेल्प करा है। लेकिन इस बार इस पे आने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं और वापस से ये समझते हैं कि हमारे माइंड और बॉडी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस केस में हमारी माइंड का भी रोल है, हमारी बॉडी का भी रोल है। जैसे कि मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की टकरार है। कॉन्शियस माइंड ये कहता है आई वॉन्ट टू कंसीव, आई वॉन्ट टू बिकम अ मदर, ये कॉन्शियस माइंड कहता है। सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि कैसे पॉसिबल है, तेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कैसे पॉसिबल है, तेरी एज ज़्यादा हो गई, कैसे पॉसिबल है, तेरा डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, कैसे पॉसिबल है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है, अगर बच्चा हुआ तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, कैसे मैनेज होगा, मेरा जॉब बहुत दूर है, मेरा बॉस बहुत परेशान करता है, मेरी कई बार लेट नाइट शिफ्ट्स होती है, अगर बेबी हुआ तो क्या मुझे 2 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, बट मुझे तो काम करना बहुत पसंद है, मैं कैसे अकेले मैनेज करूंगी। इस सिटी में मेरे माँ बाप भी नहीं रहते, मैं किसी और सिटी में रहती हूँ, है ना। तो बहुत सारे फियर, बहुत सारे डाउट, हमारे आसपास की आंटियाँ या हमारे रिलेटिव्स हमें बोलते हैं कि अभी नहीं करा तो कभी नहीं होगा, है ना, इस उम्र में नहीं किया तो इस उम्र में भी नहीं होगा, उम्र निकल जाएगी तब कैसे होगा। तो सोसाइटी के डाउट, सेल्फ डाउट, बहुत सारी चीजें इसको कंसीव करने में दिक्कत करती हैं। और यही हमारे ट्रॉमाज हैं, यही हमारे पैटर्न्स हैं कि कई बार हम चाहते हुए भी ये सारी चीजें नहीं कर पाते। तो अगर हमें लिटरली कंसीव करना है, वी रियली वांट टू बी अ मदर, तो हमें इन फियर्स को खत्म करना पड़ेगा, इन पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा, इन एंजाइटीज को खत्म करना पड़ेगा। आई रिमेंबर आई वाज वन ऑफ द वर्कशॉप एंड वन फीमेल केम टू मी एंड शी सेड मैं 4 साल से ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा। आई सेड कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करो। बट क्या चलता है दिमाग में? शी सेड वेरी सिंपल थिंग कि अगर मेरा बेबी हो गया ना तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड। और आप ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा। आपका एक थॉट आपके सपने से आपको कितना दूर रखे हुए ये हम समझ ही नहीं पा रहे। तो वापस कॉन्शियस माइंड कहता है मुझे कंसीव करना है, सब कॉन्शियस कहता है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सारे रीजंस हैं। अब जो सब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है उसी को हील करने के लिए, ताकि वो चैलेंजेस ना आए, जब हील हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस को साइड में रखा जाएगा और कॉन्शियस की बात मानी जाएगी। इसीलिए हमें होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली जैसे हमने बाकी प्रैक्टिसेस करी, आपने आइज क्लोज करी, आपने डीप ब्रीथ लिया, अपने हार्ट को अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखा और पॉसिबिलिटी अगर है तो वापस से अपने स्टमक पे रखा। इंटेंशन सेट करी। इंटेंशन सेट करने से पहले विजुअलाइज करा कि क्या वो सिचुएशंस हैं, क्या वो फियर हैं, क्या वो डाउट है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। वो हर चीज़ सोचिए कि किसी आंटी ने आपको कहा था कि आप अब माँ नहीं बन सकते, किसी बुजुर्ग ने आपको कहा था कि आप ये नहीं कर सकते, किसी बॉस ने बोला था कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है अगले 2 साल तक प्लानिंग मत कर लेना वरना तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे, तुम्हें लग रहा है तुम एक कमरे में बंद हो जाओगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ की सारी आज़ादी चली जाएगी। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, फियर्स हैं, डाउट है, इसको इमेजिन कीजिए, इसको विजुअलाइज कीजिए। जब आपने विजुअलाइज कर लिया, अब अपने आप को वहाँ खड़ा हुआ देखिए और उस इंसान से बात कीजिए और कहिए मैं रेडी हूँ, मैं 100% रेडी हूँ एक नई लाइफ को जन्म देने के लिए। मेरी बॉडी 100% हेल्दी है और रेडी है इस दुनिया में एक छोटा बेबी लाने के लिए, और मैं बिना किसी डाउट और फियर के आज मेंटली प्रिपेयर हूँ और अपनी एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब आपने ये विजुअलाइज कर लिया, अब आप वो फ्रेजेस बोलेंगे, आई एम सॉरी कि मुझसे गलती हुई और मैंने इतने सारे फियर्स और डाउट में
खुद को रखा। आई एम सॉरी कि मैंने अपने फियर्स के साथ, डाउट के साथ, और जो लोगों ने जो चीज़ें मेरे जहन में डाल दी थी उसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आज अगर मैं मदरहुड को नहीं जी पा रही, उसे नहीं अपने अंदर ला पा रही, तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं, मेरे फियर, मेरे थॉट्स, मेरे चैलेंजेस हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो कि मैंने मदरहुड को ऊपर रखने की बजाय अपने फियर और डाउट्स को ऊपर रखा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने शायद उस एनर्जी से, उस प्यार से, उस तरीके से इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू मुझे ये अवेयर कराने के लिए कि बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस आई एम नॉट एबल टू कंसीव। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, इस जिंदगी को जीना, एक नई जान को जन्म देना, या इन सारे चैलेंजेस से, थॉट से लड़ना। एंड आई लव यू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हें वेलकम करने के लिए। आई लव यू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए। आई लव यू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हें अपने हाथों में देखने के लिए। और उसके बाद आप 4 फ्रेजेस रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद खुद को इमेजिन करेंगे शीशे में देखते हुए दैट यू हैव कंसीव्ड। आप अपना बेली देख रहे हो, आप अपने बेबी से बात कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, और आप जाके शॉपिंग कर रहे हो छोटे बच्चों के कपड़े, आप उन स्टोर्स में जा रहे हो जहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं, और ये स्माइल के साथ आप अपनी आईज ओपन करेंगे। ब्रिलियंट, सुपर्ब। आई थिंक वेरी थॉरो, डिटेल्ड, और मुझे लगता है लोग सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। yes. जब एक चीज़ इस यहीं पर मेरे को माइंड में आया कि जब लोग ये कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने दिन तक इसको करना चाहिए? हर किसी का अपना अपना मानना है, ठीक है। कोई कहता है कि 21 बार करो, कोई कहता है 108 बार करो। मैं ये कहती हूँ कि जब तक हील ना कर जाओ तब तक करते रहो। मतलब दिन में लेकिन एक बार, लेकिन दिन में एक बार या इतने दिनों तक? हाँ, इतने दिनों तक। दिनों का तो मतलब है कि जब तक, कहते हैं ना, जब तक बुखार मेरा ठीक ना हो जाए तब तक दवाइयां लेते रहो। तो जब तक आपकी हीलिंग ना हो जाए तब तक आप इसको करते रहिए। लेकिन हाँ, दिन में कैसे कर सकते हैं? आप इसको सुबह उठ के कर सकते हैं। आप 21 टाइम्स कर लीजिए अगर आपको 108 ज़्यादा लगता है। अगर आपको 108 ठीक लगता है तो आप इसको 108 बार सुबह, 108 बार रात को सोने से पहले, ताकि आप सबकॉन्शियस माइंड में हील होके सोएं। और जब आप सोएं तो आप उस स्टेट में सोएं जहां आपके फियर्स जा चुके हैं, जहां आपकी एनर्जी हील हो चुकी है, जहां आपके डाउट्स डिसॉल्व हो चुके हैं, जहां आपके पैटर्न्स खत्म हो चुके हैं, जहां आपके फियर, एंजाइटी जो भी है वो चला गया है। आप जब उस स्टेट में सोते हैं तब जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, तब आपकी बॉडी जल्दी हील करती है सोते टाइम। तो आप इसको सुबह उठने पे कर सकते हैं और रात को सोते टाइम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कितने दिन करना है, तो सबसे छोटे से आप शुरुआत करके देखिए। आप सबसे पहले इसको 21 डेज तक फॉलो कीजिए, सुबह और शाम। एंड बिलीव यू मी कि विद इन 3 डेज आपको चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको कई तरह के जो इमोशंस हैं वो आप फील करोगे। इट्स ओके। हो सकता है जब आप इमेजिन करो कोई चीज़, जब आप अपना लोन इमेजिन कर रहे हो, जब आप अपनी लोगों की कही हुई बातें इमेजिन कर रहे हो, जब आप अपना स्टक मनी इमेजिन कर रहे हो, तो आप उन लोगों को भी इमेजिन कर रहे हो ना जहाँ स्टक है, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन जब आप अपना बेबी इमेजिन करोगे तो हो सकता है आंख से आंसू आएंगे, है ना। तो आप हर तरह के इमोशंस फील करेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आने दीजिएगा, उनको दबाने नहीं है, क्योंकि जब तक इमोशंस सरफेस लेवल पे नहीं आएंगे तब तक वो हील नहीं होंगे। जो इमोशंस हमारे अंदर हैं उनका सरफेस लेवल पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो हील नहीं होंगे। हम कई बार क्या करते हैं, हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे आंसू आने लगते हैं तो हम रुक जाते हैं, हमें घबराहट होने लगती है तो हम रुक जाते हैं, हमारे हल्का सा सेंटर पार्ट में दर्द होने लगता है तो हम रुक जाते हैं। रुकिए मत, अपने इमोशंस को दबाइए मत, क्योंकि जब तक अगेन वो सरफेस लेवल पे नहीं आएंगे वो हील नहीं होंगे। सुपर, ओके, ग्रेट। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में बड़े पॉइंट हैं। रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा है वो है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द पार्टनर, उसको हील करना। ओके, यहाँ पर बहुत लोग स्टक कर रहे हैं, और इसको कैसे हील किया जाए विद दिस प्रोसेस? ओके, इसमें भी हमें ये समझना है कि अगर हमें लगता है कि रिलेशनशिप में सारी गलती
अगर हमें लगता है कि रिलेशनशिप में सारी गलती सामने वाले की है तो ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में भी जैसे बाकी जगह भी अगर हमारा मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो भी मनी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिलेशनशिप मनी से अच्छा नहीं है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिलेशनशिप विद आवर हेल्थ बॉडी एंड माइंड के साथ अच्छा नहीं है। सिमिलरली अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे करंट एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज जो उसकी बातें बुरी लग रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, हर्ट कर रही हैं, वो आपके या तो पास्ट कर्माज हैं या आपके वूंड्स हैं जो हील नहीं हुए, या वो पैटर्न्स हैं जो लाइफ के आपके बन गए। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, एक बहुत अच्छी समझने वाली बात क्या है, आज ही मैं एक बहुत अच्छी रील देख रही थी, उसमें आई फॉरगॉट द नेम, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपके माइंड का और बॉडी का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जैसे आपके पापा का आपकी मदर के साथ है। आपका रिलेशनशिप वैसा होना चाहिए, और आप जो अपने माइंड को के साथ सोचते हैं, जो आपका माइंड सोचता है, आप वैसे ही चीजें और लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपका माइंड ये कहता है कि आपका माइंड अगर मैनिपुलेटिव है तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपके माइंड के साथ खेलेगा और वो आपको मैनिपुलेट करेगा। अगर आपके माइंड में खुद को लेके चैलेंजेस हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मेरे को शक करने की आदत है, या लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ये पैटर्न्स है, तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ ऐसा ही बिहेव रखेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि माइंड का बॉडी के साथ वही रिलेशनशिप है जो आपके फादर का आपकी मदर के साथ है। और जब आप माइंड से अवेयर होते हो तब आपको पता है कि अगर मेरा माइंड से ये अवेयरनेस मुझे आ गई कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको रोक देते हो। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके माइंड को ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को उसे सबसे ज्यादा प्यार करना है रादर देन दूसरे की बॉडी को प्यार करना। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि इट्स लाइक अ बेगर, कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे और दूसरों से बोल रहे हो कि तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरे लिए चीजें लाके दो, फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी रिलेशनशिप की हीलिंग जो शुरू होती है वो शुरू होती है खुद के प्यार करने से। और खुद से प्यार कब कर पाओगे? जब आपके माइंड को वो क्लैरिटी होगी, जब आपके वो वूंड्स क्लियर होंगे, आपके ट्रॉमास क्लियर होंगे। ट्रॉमास आते कहाँ से हैं? अब हम ये कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड 7 साल तक 8 साल तक एक बच्चे का डेवलप होता है। उसके लिए रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है? जो उसने अपने माँ बाप को देखा है, जैसे भी उसने देखा है। तो पहली रिलेशनशिप की डेफिनेशन उसने वहां से सीखी जहां से उसने अपने पेरेंट्स को देखा। लेकिन उसने सिर्फ सीखी, उसे ये नहीं पता कि ये सही था या गलत था, उसे नहीं पता। तो उसके लिए वो नॉर्मल था। तो अगर माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हुई तो उसे ये लगा कि रिलेशनशिप में ऐसा होता है, लेकिन उसने ये समझा कि ये नॉर्मल है। जब उसने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा और पापा को दरवाजा बंद करके भागते हुए देखा, गुस्से में पटक के जाते हुए देखा, तो उसे ये लगा कि रिलेशनशिप में ऐसा होता है लेकिन ऐसा नॉर्मल है। जब उसने खाना खाते वक्त अपनी माँ को सबसे लास्ट में खाना खाते हुए देखा और सबको घर में प्लीज करते हुए देखा, तो उसे ये लगा कि रिलेशनशिप में फीमेल्स को ऐसा करना पड़ता है और ये नॉर्मल है। तो उसने रिलेशनशिप की और अपने डेफिनेशन का एक नॉर्मल बबल बना लिया। अब उसके लिए नॉर्मल है। तो अगर एक मेल इस तरीके से रिएक्ट करता है कल को जाके, तो ये उसके लिए नॉर्मल है क्योंकि उसने अपने फादर को ऐसे ही देखा है। अगर एक फीमेल उस ट्रॉमा को सह रही है, उस हर्ट को सह रही है, वो अब्यूज सह रही है, तो उसे पता है कि ये रिलेशनशिप में चलता है क्योंकि ये नॉर्मल है। अब समझने वाली बात ये है कि ये सारे पैटर्न्स हैं। अगर इन पैटर्न्स पे आज काम नहीं किया गया, अब ये पैटर्न 2 जगह से आते हैं, या तो आपकी करंट लाइफ से आए हैं या आपके पास्ट कर्मा से आए हैं। अब पास्ट कर्मा में तो हम जा नहीं सकते, वी हैव नो टाइम मशीन कि हम पीछे जाके सब कुछ ठीक कर सके। तो हम करंट की बात करते हैं। तो करंट को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से पैटर्न्स हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरा पार्टनर अब्यूजिव है, तो क्या हर पार्टनर अब्यूजिव है? अगर हर पार्टनर अब्यूजिव है तो मेरी बाउंड्री लाइन कहाँ है? मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, हर पार्टनर प्यार नहीं करता, हर पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता, तो क्या आपने खुद को रिस्पेक्ट दी या आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलती? ये बहुत समझने की जरूरत है। अब आते हैं रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ। तो पहला हमने ये समझा कि गलती सिर्फ उसकी नहीं है,
ये मेरे पास्ट कर्मास हो सकते हैं, मेरे ट्रॉमास हो सकते हैं, मेरी वो डेफिनेशंस हो सकती हैं जो आज तक की लाइफ में मैंने कैरी करी हैं, उसको मुझे ठीक करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे कर सकते हैं? सिमिलरली सेम, आपने अपनी आईज क्लोज करी, डीप ब्रीथ लिया। डीप ब्रीथ लेने के बाद आपने इमेजिन किया, विजुअलाइज किया अपने करंट पार्टनर को। आपने करंट पार्टनर को विजुअलाइज किया, वो आपके सामने खड़े हैं और उन्हें देखकर आपने वो सारे इंसिडेंट याद किए जहां आपको तकलीफ हुई, जहां उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, जहां उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, जहां उन्होंने आपको प्यार नहीं किया, जहां उन्होंने आपको समझा नहीं, जहां उन्होंने आपको वैल्यू नहीं की। ये सब कुछ विजुअलाइज करने के बाद अब आप विजुअलाइज कीजिए अपने आप को और अपने पार्टनर को वहां खड़ा हुआ देखिए, और उसके बाद अपना इंटेंशन सेट कीजिए। मैं रेडी हूं अपने रिलेशनशिप को वापस से एनर्जी देने के लिए। मैं रेडी हूं अपने रिलेशनशिप को वापस से शुरू करने के लिए। मैं रेडी हूं अपने रिलेशनशिप में सुनने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। मैं रेडी हूं एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए। और जब आप ये इमेजिन करें, उसके बाद आप 4 फ्रेजेस पे जाइए। आई एम सॉरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ 100% कि आज जो मेरे रिलेशनशिप की हालत है उसमें 100% मेरा भी गलती है, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आई एम सॉरी कि मैंने बहुत बार अपनी ईगो को अपने रिलेशनशिप से ऊपर रखा। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बार अपने पार्टनर को इम्पॉर्टेंस देने की बजाय अपनी चीज़ों को लेके बखेड़ा खड़ा किया या कलेश किया। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो कि मैंने इन सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं शायद एक अच्छा लिसनर नहीं बन पाई और मैंने सिर्फ अपनी बातें कही और तुम्हारी नहीं सुनी। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने हमेशा तुम पे शक किया और हमेशा ये सोचा कि मैं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा दे रही हूँ और तुम कम। थैंक यू मुझे ये अवेयर कराने के लिए कि ये रिश्ता मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे इस रिश्ते में अपने ऊपर कहाँ कहाँ काम करना है। आई लव यू, आई लव यू। मैं रेडी हूँ इस रिलेशनशिप में एक वापस से नई एनर्जी डालने के लिए। आई लव यू, मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ और वापस से उसके साथ नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद आप 4 फ्रेजेस बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इमेजिन कीजिए आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स शेयर कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, और इसी स्माइल के साथ आप अपनी आंखें खोलिए। ब्रिलियंट, सुपर्ब। आई थिंक ये मुझे लगता है ये बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ये बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने पहले शुरू में बोला कि सेल्फ लव मिसिंग है, खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई और हमें प्यार करेगा, और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। दूसरी चीज़, जैसा आपने बोला कि लोग ना ब्लेम दूसरों को ज़्यादा कर रहे हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली पूर्ण का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है, और वहाँ से हीलिंग शुरू होती है। आई थिंक इट इज़ ब्रिलियंट। अब एक और जब सिचुएशन आती है, जब लोग ये बोलते हैं कि एक तो ये सिचुएशन हो गई जहाँ पर लोगों ने बोला कि मेरे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स हो चुका है, मेरे को वो हील करना है, तो इस सिचुएशन से वो कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर एक इंसान एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहता है, जो कर नहीं पा रहा है, और कई बार ये नोन भी होता है कि मैं जानता हूँ कि किसको मैनिफेस्ट करना है, कई बार अननोन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसको होपोनोपोनो से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस केस में? इस केस में हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाने की तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं, तो आपको उसके लिए स्पेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो स्पेस बनेगा जब आप खुद से प्यार करेंगे। राइट? जब आपकी लाइफ में स्पेस, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहला आप खुद से प्यार करेंगे, दूसरा आपको हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप हील नहीं हुए और आपने कहीं ना कहीं अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर भी लिया तो उसके साथ रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस आएंगे। तो स्पेस बनाने का मतलब ये है कि आप जितने भी आपके वूंड्स हैं, ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड पैटर्न्स हैं, जो भी हैं, आप उसको हील करके साइड में कर दीजिए और फिर एक फ्रेश स्पेस बनाइए। वो कहते हैं ना कि आपके पास एक अलमारी है और वो बहुत मैसी अलमारी है, आप एक नया ब्रांडेड कपड़ा लेकर आए हैं, आप उसे थोड़े दिन तो प्यार से रखेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद वो उसी मैस का पार्ट होगा क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है। तो अगर आप एक नया पर्सन अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको पुराने ट्रॉमास को हील करना पड़ेगा, अपने पुराने पैटर्न्स को काम करना पड़ेगा, जो भी आपको लगता है कि आपके साथ चैलेंजेस है वो। तो उसके लिए हम होपोनोपोनो कर सकते हैं, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें वही आइज क्लोज करना है, डीप ब्रीथ लेना है, डीप ब्रीथ लेने के बाद हमें अपना हार्ट पे फोकस करना है और हार्ट पे हाथ रख के हम ये कर सकते हैं। डीप ब्रीथ जब लिया उसके बाद सबसे पहले आपको खुद को विजुअलाइज करना है। खुद को जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आपको जो पार्टनर है वो मिल नहीं रहा, लेकिन आप एक पार्टनर चाहते हैं, आप अकेले खड़े हैं बट यू वांट अ पार्टनर। अब वो अकेले खड़े हैं, उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, ये हो सकता है, आपने किसी को वैल्यू नहीं दी, ये हो सकता है, आपने किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई, ये हो सकता है, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। अब आप खुद को विजुलाइज कीजिए और खुद से बात कीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए। इंटेंशन क्या होगी? मैं रेडी हूँ अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैं रेडी हूँ अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं रेडी हूँ वो बनने के लिए जो मुझे बनना चाहिए, उसके बाद मैं अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करूँगी। मैं रेडी हूँ खुद पे काम करने के लिए और मैं रेडी हूँ अबंडेंस में और मैं रेडी हूँ अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने के लिए। मैं फुली रेडी हूँ। जब आपकी इंटेंशन सेट हो जाए, इसके बाद आप वो होपोनोपोनो के फ्रेजेस बोलना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी करंट सिचुएशन की। आई एम सॉरी कि मैंने अपने फियर्स और डाउट को अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने से ऊपर रखा। आई एम सॉरी, मैंने अपनी ईगो को अपने नए पार्टनर के साथ हावी होने दिया। आई एम सॉरी, मैंने उससे वो एक्सपेक्ट किया जो मेरे पास खुद नहीं है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने अपने आप को नहीं समझा। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने अपनी वैल्यू नहीं करी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने सेल्फ लव नहीं किया, मैंने अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने अपने आप को सबसे लास्ट में रखा। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मैं खुद से प्यार कर सकती हूँ। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मैं खुद पे काम करके, खुद की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे काम करके एग्जैक्टली वैसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट देने वाला, प्यार देने वाला लाइफ पार्टनर आ सकता है। आई लव यू, मैं रेडी हूँ एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए। आई लव यू, मैं रेडी हूँ वैसा लाइफ पार्टनर जो मुझे समझता है, मेरे ड्रीम्स की वैल्यू करता है और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। आई लव यू, मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को ओपन करने के लिए। और इसके साथ आप खुद को इमेजिन कीजिए कि शायद आप फेस नहीं देख पा रहे बट आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा है। वो एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप चाहते हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके साथ हंसता है, आपको सुनता है, आपको प्यार करता है और आपके ड्रीम्स की वैल्यू करता है। और इसके बाद आप चैंटिंग शुरू कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसी इमेजिनेशन के साथ, इसी विजुअलाइजेशन के साथ आप स्माइल करते हुए एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी आईज ओपन कीजिए। सुपर ब्रिलियंट। आई थिंक इट वाज ग्रेट। आई थिंक दिस वाज ब्रिलियंट। एक और सिचुएशन है, आई नो मैं बहुत सारी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक इससे क्या होगा ना, इससे लोगों को ना और भी अच्छे से समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिकली बताओगे तो लोगों को रेप्लिकेट करने में कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जीवन के हिस्से का, वो होता है इनर चाइल्ड हीलिंग। हाँ, बचपन में कभी ना कभी हमारे साथ कुछ अब्यूज़ हुआ, चाहे फिजिकल अब्यूज़ हो, वर्बल अब्यूज़ हो, मेंटल अब्यूज़ हो, और उसको नहीं भूल पाए कभी भी, चाहे कोई मेल है, कोई फीमेल है, किसी भी सिचुएशन में हुआ हो। इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग उसको
20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी कैरी करते हैं। यस, होपोनोपोनो की मदद से इनर चाइल्ड हीलिंग को कैसे किया जा सकता है? वाह, ये बहुत सेंसिटिव है और मुझे लगता है ये हर इंसान को करना चाहिए, चाहे उन्हें लगता हो या ना लगता हो कि उनके इनर चाइल्ड में कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई चीज़ ऐसी घटी है जो शायद आज मायने ना रखती हो, जिससे उसे तकलीफ ना होती हो, बट याद वो आज भी करता है। कहीं ना कहीं उसके सिस्टम में वो स्टोर्ड रह गई है वो मेमोरी। तो मुझे लगता है ये करनी चाहिए, लोगों को जनरली भी करनी चाहिए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो वापस से हम अपनी आइज़ क्लोज करेंगे और एक डीप ब्रीथ लेंगे। उसके बाद हम अपने हार्ट पे फोकस करेंगे और अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और एक डीप ब्रीथ लेंगे। और डीप ब्रीथ लेने के बाद आप अपना इनर चाइल्ड, मतलब आप अपना खुद का बचपन विजुलाइज करेंगे। खुद को देखिए, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, या वो कॉलेज जा रहा है, या वो और छोटा बचपन आप खुद का विजुलाइज कीजिए कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो खेल रहा है। लेकिन ये सारी सिचुएशन देखते वक्त आप वो भी विजुलाइज कीजिए कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो आज तक आपके जहन में है। ऐसा कौन सा इंसान था जिसने आपके साथ गलत किया और आप बोल नहीं पाए, और वो इंसिडेंट आज भी आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपकी मेमोरी में है। या ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी जब आप छोटे थे। इट कैन बी विद योर फादर, इट कैन बी विद योर मदर, इट कैन बी विद एनीवन। जब आपने वो विजुअलाइज किया, उसके बाद आप इंटेंशन सेट कीजिए, मैं रेडी हूँ आज अपने बचपन को गले लगाने के लिए। मैं रेडी हूँ आज अपने बचपन में जाके उसको ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं रेडी हूँ आज हील होने के लिए, ताकि मैं इस बचपन में तकलीफ़ के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ आगे बढ़ सकूँ। और ये इंटेंशन सेट करने के बाद आप वापस से खुद को विजुलाइज कीजिए, आपका बचपन आमने सामने बैठे हैं। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं तुझे समझ नहीं पाया। मैं आज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जैसा भी तूने फील किया उसका 100% जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम सॉरी कि तुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तुझे नहीं सुना। आई एम सॉरी कि मैंने तुझे और तेरे इमोशंस को दबाया जब तू बहुत कुछ बोलना चाहता था। आई एम सॉरी कि मैंने तुझे अकेला फील करने दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने तुझे समझने में गलती करी। प्लीज़ फॉरगिव मी कि जब तुझे मेरी ज़रूरत थी मैं नहीं था। प्लीज़ फॉरगिव मी कि जब तुझे बात करनी थी, तुझे अपने इमोशंस दिखाने थे, तुझे अपने बातें बोलनी थी, तब मैं तुझे नहीं समझ पाया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने तुझे साइड में रख के दुनियादारी को आगे रखा। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना है। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि मुझे अपने बचपन को कितना प्यार, कितनी रिस्पेक्ट देनी है। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि अपने ही बचपन को टाइट गले लगा के एक बार सॉरी बोला जा सकता है। आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि तू आज भी मेरे साथ है। आई लव यू, मुझे तुझसे बहुत बहुत प्यार है क्योंकि तूने हमेशा मेरे साथ दिया। आई लव यू, लाइफ में इतना टर्बुलेंस आने के बाद भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब अपने आप को अपने बचपन के साथ हग करते हुए इमेजिन कीजिए, स्माइल करते हुए इमेजिन कीजिए, और इमेजिन कीजिए कि आपने इतना टाइट हग किया है कि उस छोटे बच्चे की आंख से आंसू आ गया। इमेजिन कीजिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, और ये इमेजिन करने के बाद आप धीरे धीरे स्माइल कीजिए। इमेजिन करते रहिए कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ, अपने खुद के बचपन के साथ एक बीच पे घूम रहे हैं, आपके हाथ में बलून्स हैं, आइसक्रीम हैं, और ये इमेजिन करते हुए आप अपनी
अपने, और ये इमेजिन करते हुए आप फ्रेजेस रिपीट कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अब धीरे से अपनी आईज ओपन कीजिए। ब्रिलियंट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक ये बहुत लोगों को काम आएगी। यस, और मुझे लगता है क्योंकि ये जो हिस्सा है ये बड़ा अनटच्ड एरिया ऑफ लाइफ है, लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, यस, उम्र निकल जाती है, बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। एंड ठीक है, चलो आप कह नहीं पा रहे, लेकिन आई थिंक हीलिंग तो इम्पॉर्टेंट है। यस, अगर आप हील नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडली वी हैव कवर्ड मेजर प्रैक्टिसेस, यस, लेकिन अगर कोई भी पॉडकास्ट देख रहा है, अगर आपको स्पेसिफिकली लगता है कि कोई ऐसा हिस्सा बचा है जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे तो मैं आध्या जी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे डायरेक्टली भी सवाल कर सकते हैं ताकि उनको वो आपको हेल्प मिले। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक चीज़ जाननी है कि कई बार ना ये सवाल मेरे को भी अक्सर आता है कि क्या होपोनोपोनो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है या कोई भी इसको कर सकता है? इसको कोई भी कर सकता है। ये आया हवाइन प्रैक्टिस से है, ये आया वहाँ से है, बट इसको कोई भी कर सकता है। जिस तरह से ग्रैटिट्यूड का कोई रिलीजन नहीं है, हम शुक्राना किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें कर सकते हैं, कम्युनिटी में कर सकते हैं। सिमिलरली होपोनोपोनो भी किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, इसे कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है। सुपर, ओके, फैंटास्टिक। आई थिंक दिस वाज ब्रिलियंट। और जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया वो समझ में आ रहा था कि आई कुड फील दैट आप भी बहुत इमोशनल हो रहे हो जब ये प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि बड़ी हैवी प्रैक्टिसेस हैं। यस, होपोनोपोनो मैं जब भी हम लोगों से होपोनोपोनो के बारे में बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खुद भी आप हील होते हो, लेकिन वही जैसे आपने बताया ना, वो वुंड्स होते हैं, पहले आप उन्हें कुरेदते हो, तो आपको खुद को हर्ट होता है, खुद को महसूस होता है पहले, फिर आप लोगों को हील कर पाते हो या खुद को हील कर पाते हो। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इस प्रैक्टिस से आप खुद को तो हील कर ही सकते हो, बट पैरेलली जब होपोनोपोनो के बारे में कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। और एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो उस एनर्जी को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको अपने जवाब मिले, ऐसा कुछ मिला आपको इस पॉडकास्ट के बाद कि जहाँ से आपकी हीलिंग शुरू हो सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आध्या जी का मैं सारा जो सोशल मीडिया के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आध्या जी के अपने सेशंस होते हैं, आध्या शक्ति आप करते हो बहुत ब्रिलियंट पेमेंट्स के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इनके इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के लिंक में डाल दूंगा। एक हमने कोर्स किया था होपोनोपोनो ऊपर, मैं उसका भी कोर्स यहाँ पर उसका डिटेल भी डाल दूंगा, ताकि लोग अगर इसको और भी डेप्थ में समझना चाह रहे हैं तो आई एम श्योर वो भी समझ पाएंगे। लेकिन दिल से आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि इस टॉपिक पर हम बात करें, और फाइनली वो बात हो रही है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत लोगों को बहुत हीलिंग हुई होगी। अगर आप सबको ये लगता है कि होपोनोपोनो पर ही हमें पार्ट 2 भी करना चाहिए कुछ और टेक्निक के साथ, एडिशनल टेक्निक के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर देना, ताकि हम एक और पॉडकास्ट करें इसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ, ताकि और भी टेक्निक्स को हम इसमें शामिल करके वो लोगों को प्रैक्टिकली बता सकें। बट दिल से थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपकी प्रेजेंस हमेशा डिवाइन रहती है जब भी आप आते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, वो सारी एनर्जी लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।